Okay, good morning students. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. So today our topic is the limitation of Good morning. Today our topic is limitation of civil disobedient movement. ठीक है, हमने पढ़ा एक ऐसा movement where गांधी जी says in his books Hind Swaraj that the ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एग्जिस्ट इन इंडिया ड्यू टू द इंडियन सपोर्ट. उन्होंने माना कि क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वी द इंडियंस आर सपोर्टेड टू द ब्रिटिशर्स, क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इफ द इंडियंस नॉट सपोर्ट और डिसओबे द गवर्नमेंट रूल्स, डेफिनेटली द ब्रिटिश रूल विल बी थ्रोन आउट, कि उसे हम यहाँ से हटा सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट बाय विच गांधी जी स्टार्टेड अ मास स्ट्रगल on this behalf कि we just disobeying the government's rule and regulations like the salt march. ठीक है, salt जो लॉ था, मोनोपोली थी गवर्नमेंट की सॉल्ट में, इसलिए गांधी जी ने साबरमती से लेकर डांडी आश्रम तक की यात्रा की और सॉल्ट लॉ जो था, नमक कानून था, उसको तोड़ा उन्होंने. यानी पहले क्या सिस्टम था कि गवर्नमेंट के अलावा किसी को भी नमक बनाने का अधिकार नहीं था. ठीक है, और नमक ऐसी चीज होती है जो पुअर पीपल से लेकर रिच पीपल तक यूज करते हैं. सॉल्ट पे टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, तो इतनी हाई ड्यूटीज के कारण अफोर्डेबल नहीं था, इसलिए गांधी जी ने डांडी मार्च करके सॉल्ट लॉ का अपोजिशन की. ठीक है, तो सिविल डिसऑबीडिएंट मूवमेंट ने हमने देखा कि हर कम्युनिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन हर कम्युनिटी ने इस मूवमेंट को अपने बिहाफ पर डिजाइन किया. Today we are just discussing about the limitation of this movement. देखिए, not all social groups were moved by the abstract concept of स्वराज. यानी गांधी जी के वन न्यू कॉन्सेप्ट स्वराज इन दिस मूवमेंट. गांधी जी ने यहाँ सेल्फ रूल की बात की, लेकिन सभी कम्युनिटी के लिए स्वराज का मीनिंग एक जैसा नहीं था. वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल. उस समय एक ऐसा ग्रुप भी था जो अनटचेबल पीपल कहा जाता था, जिसे गांधी जी ने हरिजन के नाम से बताया. द पीपल ऑफ गॉड, ये वो ग्रुप था जिन्हें हाई सोसाइटीज अपने बराबर नहीं मानती थी. हु फॉर्म फ्रॉम अराउंड 1930s हैज बिगन टू कॉल देमसेल्फ एज दलित एंड ऑप्रेस्ड. ठीक है, ये वो लोग थे अनटचेबल जिन्होंने अपने आप को दलित की श्रेणी में रखा. फॉर लॉन्ग कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स. बहुत लंबे समय तक गांधी जी इस मैटर से दूर रहे, उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया. फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातन्स एंड कंजर्वेटिव्स हाई कास्ट हिंदुइज्म. क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था इफ दे सपोर्टेड टू द अनटचेबिलिटी, डेफिनेटली द हिंदू अपर कास्ट हिंदूज विल जस्ट अप्रोच टू द कांग्रेस लीडर. अगर वो ऐसा करेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ हिंदू खड़े हो जाएंगे. बट महात्मा गांधी declared that Swaraj would not be come out for 1,000 years if untouchability was not eliminated. अगर अनटचेबिलिटी को नहीं खत्म किया गया तो ऐसे हजारों साल और लग जाएंगे. गांधी जी ने कहा तब तक हमें सेल्फ रूल या स्वराज हमें प्राप्त नहीं होगा. He called the untouchable as हरिजन. उन्होंने इसको क्या कहा? हरिजन के नाम से बताया. These are known as the children of God. ये हरिजन कौन थे? जिन्हें उन्होंने भगवान के बच्चों के रूप में कहा. Organize सत्याग्रह to secure them entry into the temples across the wells and schools. इसलिए क्या? ताकि इन लोगों की एंट्री, इन्हें अनटचेबल कहा जाता था, इन्हें मंदिरों में आने की परमिशन नहीं थी, पब्लिक कॉमन वेल से पानी नहीं ले सकते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इनके सपोर्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट किया. Clean toilets and dignity work to Bhangi the sweepers and persuaded upper class to change their heart and give up the sin of untouchability. उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने, जैसे गांधी जी ने कहा कि अपने टॉयलेट्स खुद साफ करें, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी नहीं जिन्हें हम अनटचेबल कह रहे हैं, वो हरिजन है भगवान के, वो भी आपके जैसे भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम उनके साथ इस तरह का मिसबिहेव नहीं कर सकते. But many Dalit leaders were keen on the different political situation or problem of community. लेकिन जो दलित वर्ग के लीडर्स थे वो चाहते थे कि वो पॉलिटिकल एरिना में उन्हें कहीं ना कहीं एक फीचर मिले, एक फिगर मिले, ताकि वो अपने सोसाइटी का वो अपलिफ्टमेंट कर सके.
They began to organizing themselves and demanding for the reserved seats. और यही कारण था कि जो दलित कम्युनिटी थी उनके लीडर्स ने उन्हें ऑर्गेनाइज किया और वो डिमांड करने लगी कि उनके लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी, और उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, यानी उनके लिए निर्वाचन का क्षेत्र भी अलग होना चाहिए. दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट they believed would resolve the problem of their social disabilities. Dalit participation in the civil disobedient movement and was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization were quite strong. ठीक है, दलित ने इस मूवमेंट में बहुत कम भाग लिया. केवल महाराष्ट्र और नागपुर के जो दलित थे वो ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने इस मूवमेंट में आंदोलन में भाग लिया. उनका मकसद क्या था? उनके लिए कोई सेल्फ रूल की बात नहीं, उनका भी मकसद ये था कि वो अपनी सोसाइटी का, अनटचेबल्स का अपलिफ्टमेंट चाहते थे. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है दैट इज भीमराव अंबेडकर. आप एक सीरियल भी देखते हैं आजकल टीवी पे भी आता है. भीमराव अंबेडकर है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी या समिति थी, एसोसिएशन थी, उसके मेंबर भी रहे हुए, हेड भी रहे हुए. देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में एक एसोसिएशन बनाई दलित वर्ग के लिए. Clash with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding the separate electoral for Dalit. यहाँ महात्मा गांधी से उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए क्योंकि महात्मा गांधी यूनिफिकेशन चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से समाज बढ़ जाए दलित के रूप में. मुस्लिम लीग अलग से चाहता था अपना इलेक्टोरल, तो वो चाहते थे कि सब कंबाइंड इलेक्शन पार्टिसिपेट करें. When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhiji began a fast unto death. क्योंकि ब्रिटिशर किस में चल रहे थे? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में चल रहे थे. तो जब उन्होंने भीमराव अंबेडकर की बात को मान लिया कि एक सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, तो गांधी जी ने इसको अपोज किया क्योंकि उन्होंने कहा ये इंडियन यूनिटी के खिलाफ है. He believed that the separate electorates for Dalit would slow down the process of integration into the society. क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इस तरह से अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाएगा तो सोसाइटी में उस कम्युनिटी को जो अनटचेबल है, दलित है, उनको मर्ज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन. रिजल्ट वाज पूना पैक्ट. और अंबेडकर ने क्या किया? गांधी जी के साथ समझौता किया जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता. दैट इज इन 1932. इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट. इस समझौते में जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसे शेड्यूल्ड कास्ट, एससी के नाम से जाने लगा. रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उनके लिए रिजर्व सीट्स की बात को एग्री किया गया. बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरल. लेकिन कोई सेपरेट इलेक्टोरल निर्वाचन क्षेत्र के थ्रू वो वोटिंग नहीं करेंगे. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू बाय द प्रेशन ऑफ द कांग्रेस लीड बाय द नेशनल मूवमेंट. और इसी बिहाफ पर, पूना पैक्ट के बिहाफ पर उन्होंने नेशनल मूवमेंट में सहयोग किया. लाइक दैट some of the Muslim political organization in India were also lukewarm for their response to the civil disobedient movement. ठीक इस तरह से जैसे अनटचेबल पीपल थे, इस तरह से भी मुस्लिम लोगों ने भी अपनी अलग से स्वराज के बारे में कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया. After the decline of non-cooperation and Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. From the mid-1920s, the Congress came to more visibly associate with openly Hindu religion and nationalist group like the Hindu Mahasabha. ठीक है, जैसे ही ये जो खिलाफत मूवमेंट एंड हुआ और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज था वो खत्म हुआ, जो मुस्लिम्स थे वो धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होने लगे क्योंकि ऐसा माना जाने लगा कि कांग्रेस में हिंदुओं का प्रभुत्व ज्यादा था. As relation between the Hindu and Muslim worsened, each community organized religious procession with the military and fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes, riots in various cities. Every riot deepened
द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये कांग्रेस से दूर होने लगे वैसे वैसे हिंदू और मुसलमानों में जो दूरियां थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये इतनी ज्यादा हो गई कि धीरे धीरे इनमें आपस में क्लैशेस वायलेंट होने लगे। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू reunite and allies in 1927. It appeared that such unity could be forgot, that important differences were over the question of representation in the future assemblies to be elected। क्योंकि जो मुख्य क्वेश्चन था मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी दो कम्युनिटी के बिहाफ पर, उसका मेन जो मकसद था वो क्या था, पॉलिटिकल एरिना में उनका पार्टिसिपेशन का होना। वो चाहते थे कि जिस तरह से कांग्रेस एक लीडिंग पार्टी है मुस्लिम लीग को भी उसी तरह पॉलिटिकल एरिना में एक लीडिंग रोल मिलना चाहिए। जिन्ना वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, हु इज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, जिन्ना वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव up the demand of separate electorates if Muslim were assured reserved seat in the Central Assembly। तो जिन्ना ने भी ठीक उसी तरह से जैसे अनटचेबल पीपल में के थ्रू लीडर ऑफ भीमराव अम्बेडकर ने भी डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरल की, ठीक इस तरह से जिन्ना ने भी सेपरेट इलेक्टोरल की जो मांग थी मुस्लिम्स की उसको गांधी जी के कहने पर छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने इसके लिए कहा कि हमें भी रिजर्वेशन की सीट्स मिलनी चाहिए। एंड रिप्रेजेंटेशन इन proportion of population in Muslim dominated provinces like the Bengal and Punjab. Negotiations over the questions of representation continue, but all hope of resolving the issue, all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Maharashtra Mahasabha strongly opposed the efforts of the compromising। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दो कम्युनिटीज थी अभी तक पैरेलल चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट और सिविल डेवलपमेंट मूवमेंट एक साथ चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हिंदुओं का वर्चस्व कांग्रेस में बढ़ने लगा तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस बढ़ने लगे। मुस्लिम लीग ने जहां सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की, गांधी जी ने उसका विरोध किया, इसके जगह पर उन्हें रिजर्वेशन की सीट्स के लिए एग्री किया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे दो कम्युनिटी के बीच में आपस में ये जो गैप था वो धीरे धीरे और ज्यादा डीप हो गया। जब हिंदू महासभा के लीडर थे M.R. जायकर, जब उनके वीडियो बने तो ये गैप और भी डीप हो गया। When the civil disobedient movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the communities, and it is the Congress large section of Muslim could not respond to the call to united struggle। और यही एक समय था कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले से ही कांग्रेस से नाराज थी तो उन्होंने इस मूवमेंट को कोई भी सहयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इसको सहयोग भी करेंगे, उनके माइंड में एक सेटअप था, उनके ओपिनियन बन गया था कि हमें कभी भी हो सकता है कि ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल एरिना में ना दे। इसलिए जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम लीडर्स ने इसमें बहुत कम रोल दिया। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर concern about the status of Muslim as a minority within India. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of the Hindu majority। क्योंकि उनके लीडर्स ऐसा मानना था कि हम माइनॉरिटी में हैं, ऐसा ना हो कि हमारा कल्चर, हमारा जो हेरिटेज है वो धीरे धीरे हिंदू डोमिनेंस के कारण बिल्कुल खराब होकर या दबकर रह जाए। तो इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट में ज्यादा सहयोग नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि उनको इस मूवमेंट से कोई फायदा नहीं मिले, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एरिना में स्वराज डिक्लेयर भी हो गया तो इसका बेनिफिट हिंदुओं को ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि मुस्लिम्स ने इसका क्यों विरोध किया। आगे देखिए, इसमें एक क्लिप दे रखी है आपको। इन 1930 सर मोहम्मद इकबाल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, कि जब मोहम्मद इकबाल थे वहां पर प्रेसिडेंट 1913 मुस्लिम लीग के, stated importance of separate electoral for the Muslim important safeguard for their minority political interest। तो उस समय उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई थी, इसलिए ताकि उनके लिए पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उनके वो मुस्लिम्स के पूरे हो सके।
His statement is supposed to be have provided the intellectual justification for the Pakistan demand that Kapil sequence years. अब उनके माइंड में ये आ चुका था, वो एक सेपरेट इलेक्ट्रोल के साथ एक सेपरेट एरिया भी चाहते थे, तो पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर हो चुकी थी, दिमाग में जो मेंटली हो चुका था. उनका कहना क्या था? I have no hesitation to declare that the principle that Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in Indian homelands is recognized as a basic of a permanent communal settlement. He will be ready to shake all his freedom to ऑफ इंडिया. उन्होंने क्या कहा मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, और इसे माइनॉरिटी के ही रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है. इज एंटाइटल्ड टू फुल एंड फ्री, वो भी डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह फ्री है. जैसे मेजॉरिटी पीपल्स आर फ्री टू फॉर द डेवलपमेंट, वो भी पूरे अपने डेवलपमेंट और कल्चर के प्रोसेशन के लिए पूरी तरह फ्री है. और इंडिया उनका एक ऐसा प्लेस है जो उनका परमानेंट एरिया है जहां वो अपने रिलीजियस प्रोसेशन कर सकते हैं. द प्रिंसिपल दैट ग्रुप इज entitled to free development its own lines is inspired by any feeling of narrow communalism. यहाँ पे जो बात कही है वो क्या है? नैरो कम्युनलिज्म को बताती है, क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था वहाँ माइंड में नेशनलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ हिंदू मुस्लिम जैसी कम्युनिटी की बातें चल रही थी. A community which is inspired by feeling of ill will towards their communities is low and ignorable. यदि किसी कम्युनिटी में इल मेंटल कंडीशन है तो वो कैसी होती है? इग्नोरेबल, उसे इग्नोर कर देना चाहिए. एंटरटेन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू द कस्टम्स, लॉ, रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ अदर कम्युनिटीज. क्या होना चाहिए कि हर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के रिलीजन, उसके कल्चर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए. It is my duty according to the teaching of Quran even to defend their places of to worship if need be, yet I love the communal group which is source of life and behavior and which has formed me what I am giving me its reason. उन्होंने क्या कहा कि मैं इस बात के लिए फीलिंग को प्राउड को फील करता हूँ कि जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ उसके डेवलपमेंट में मेरा रोल होना चाहिए. इट्स लिटरेचर थ्रू आउट its culture hereby the whole past as a living operative factors in my present concessions. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि उसका जो पास्ट है, उसका ग्लोरियस कल्चर, उन्होंने कुरान का भी यहाँ पे हवाला दिया, उसमें जो कल्चर हम देख रहे हैं उसको प्रोसेशन करने का अधिकार उनके पास होना चाहिए. इसके बाद उन्होंने कहा कम्युनलिज्म इज द हाईएस्ट एस्पेक्ट देन इट्स द indispensable to the formation of harmonious whole a country like India. The units of Indian society are not territorial as the Europe countries. उन्होंने कहा कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं ऐसे इंडिया में कम्युनिटीज के बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ रहा है. तो उनका मानना था कि धीरे धीरे मुस्लिम्स के माइंड में पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था. द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अप्लाइड द इंडियन विदाउट द रिकॉग्नाइज द फैक्ट ऑफ कम्युनल ग्रुप. द मुस्लिम डिमांडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया देयरफॉर इज अ परफेक्टली जस्टिफाइड. उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम जो एक डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक अलग से मुस्लिम एरिया होना चाहिए इंडिया में, दैट इज जस्टिफाइड, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी क्या करेंगे? इस बात को सपोर्ट करेंगे. द हिंदू थिंक्स दैट द सेपरेट इलेक्टोरल आर कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ ट्रू नेशनलिज्म बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द वर्ड नेशन टू लाइक अ यूनिवर्सल एमलेगेशन in which the communal entity or the retain its private individual. उन्होंने कहा क्योंकि अब ये बात हिंदू भी समझ चुके हैं कि मुस्लिम के लिए भी कोई एक सेपरेट एरिया होना चाहिए ताकि उनकी एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी हो. इसके बाद उन्होंने कहा सच अ स्टेट ऑफ थिंग्स हाउ इट डजंट नॉट एग्जिस्ट. ऐसी कोई भी स्टेट इंडिया में रहकर एग्जिस्ट नहीं हो सकता जहां पर मुस्लिम के लिए एक सेपरेट कोना
हो. So India is a land of racial and religious variety. Add to this the general economic inferiority of Muslim, their immense debts, especially to the Punjab, and insufficient majority in some of provinces at the present constitute, all being see clearly about the existence of separate electoral. यानी उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पर मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल एरिया होना चाहिए. तो इसीलिए मुस्लिम चाहते थे, एक ऐसे एरिया का डिमांड कर रहे थे. और यहाँ उनके दिमाग में जब सिविल डिसऑर्डरमेंट मूवमेंट एक मास स्ट्रगल के रूप में कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था, तब मुस्लिम जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके माइंड में क्या चल रहा था, उनके माइंड में एक सेपरेट एरिया का कॉन्सेप्ट वहाँ पर चल रहा था. वो एक ऐसा एरिया चाहते थे जहाँ वो अपना रिलीजियस या कल्चरल प्रोसेशन कर सके. यानी वो चाहते थे कि उनका ये मानना था, उनकी सोच ये थी कि जो हिंदू मेजॉरिटी है उनकी वजह से उनका डोमिनेंस झेलते झेलते ऐसा ना हो कि उनका धीरे धीरे कल्चर ही समाप्त हो जाए. तो वो या तो सेपरेट इलेक्ट्रॉल की मांग कर रहे थे या वो कुछ ऐसे सेपरेट एरिया चाहते थे जहां पर वो अपने रिलीजियस वे को डेवलप्ड कर सके. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं आता? ओके. अब आना सीम्स टू कलेक्टिव बिलोंगिंग. ऐसे कौन कौन से एरिया जिनसे नेशनलिज्म की, ये तो थोड़ा सा टाइम था जब आपस में मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज के बीच में थोड़ा सा डीप गैप आ गए थे. लेकिन सम एरियाज, ऐसी बात नहीं कि सारे मुस्लिम लीडर्स यही सोचते थे या सारे हिंदू लीडर्स ऐसा सोचते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है. वहां पर क्योंकि ये स्ट्रगल इतना मास लेवल पे चला तो कुछ कम्युनिटी की ऐसी कॉमन बिलोंगिंग्स भी थी जो नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करती थी. अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी ऐसी बिलोंगिंग्स हैं. Nationalism spread when the people begins to believe that they are all part of the same nation. Nationalism feeling कब developed होती है कि जब सब लोग सोचने लग जाते हैं कि they belongs to a same nation. जब वो सेम आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं तो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप्ड होती है. When they discover some unity that binds them together, जब वो एक कॉमन फीलिंग को महसूस करते हैं जो उन्हें एक दूसरे से बांधती है. But how did the nation become a reality in the mind of people? How did people belonging to different communities, religion and language group develop the sense of common या collective belonging? ऐसा कब होता है कि जब अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्मों के लोग एक समान थिंकिंग और सोच वाले हो जाते हैं. This sense of collective belonging came partly through the experience of united struggle. ये जो थिंकिंग थी कंबाइन एफर्ट्स की, कब आई कि जब हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया, साथ साथ में कंबाइन स्ट्रगल स्टार्ट किया. तब हमने विचार नहीं किया कि तुम इस धर्म के हो, तुम अनटचेबल हो, तुम मुस्लिम हो या तुम हिंदू हो. उस समय जब हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया, फ्रीडम फाइट की, स्वराज के लिए किया, तब हमारे दिमाग में क्या था, कॉमन कलेक्टिव फीलिंग थी, वी आर जस्ट बिलोंग टू द सेम नेशन. But there were also a variety of cultural processes through which a nationalism captured people's imagination. History and function, folk songs and popular print and symbols played an important role in the nationalism. जैसे आपने nationalism in यूरोप में पढ़ा था कि images, ठीक है, images पढ़ी थी आपने, जर्मीनिया is there, मैरिने is there. ठीक इस तरह से इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट, पोइट्स, इन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. क्योंकि जो उन्होंने नेशनल सिंबल्स डेवलप किए उससे लोगों के बीच में कॉमन फीलिंग डेवलप्ड हुई. जस्ट लाइक द भारत माता, ठीक है, जैसे आपने जर्मीनिया पढ़ा था, आपने मैरिने पढ़ा था, ठीक इस तरह से भारत माँ की भी इमेज डेवलप्ड की गई. देखिए यहाँ पर द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज नॉन एज it is the most often symbolized as a figure or image. जो नेशन है उसको एक फिगर या इमेज दी गई. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि जर्मनी में भी मदरलैंड को दिया गया जर्मीनिया, और वहां पर भी मैरिने इटली में. दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विच पीपल इज आइडेंटिटी द नेशन. ये वो इमेज थी जिससे लोग अपने देश को पहचानते थे. It was in 20th century with the growth of nationalism that identity of India come to visually associate with the image of Bharat
माता, यानी अब हमने, क्योंकि अब हमारा नेशनल स्ट्रगल जो 20th सेंचुरी में फ्रीडम स्ट्रगल तक पहुंच चुका था, अब हमने एक इमेजिनेशन बनाया भारत माता का। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले जो भारत माता की इमेज डेवलप की गई वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई। इन द 1870 ही रोट द वंदे मातरम, उन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम स्लोगन के साथ अपना सॉन्ग लिखा, दैट इज द फॉर द मदरलैंड। लेटर इट वाज इंक्लूडिंग नॉवल आनंद मठ, और ये सॉन्ग कहाँ से लिया गया है कि आनंद मठ जो नॉवल है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, जब भी बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस समय वंदे मातरम सॉन्ग को गाया जाता था, यानी एक तरह से सिंबल हो गया था, जब भी एक नेशनल स्लोगन के रूप में यूज किया गया था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस पिक्चर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो भारत माता का कॉन्सेप्ट था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया और स्लोगन वंदे मातरम भी, लेकिन जो पेंटिंग, जो इमेज क्लियर की गई वो अरविंदनाथ टैगोर के द्वारा उनकी इमेज को क्लियर किया गया। इन इस पेंटिंग भारत माता इज portrayed as an inspired figure, she is claimed composed divine and spiritual। देख रहे हैं आपके सामने भारत माता की जो इमेज है ये रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी दैट इज अविंद्रनाथ टैगोर, ही डेवलप्ड दिस इमेज एज भारत माता, इंडियन मदरलैंड के लिए उन्होंने ये इमेज दैट इज स्पिरिचुअल, आप देख रहे हैं इनके हाथ में माला है, तो एक स्पिरिचुअल इमेज के रूप में उन्होंने भारत माता को डेवलप किया। The image of Bharat Mata acquired many different forms at the circulated popular print and was painted in different artists. Devotion of the mother figure came to be seen and evidence of one's nationalism। ये फिगर क्यों डेवलप किया गया? कॉमन फीलिंग के लिए इस नेशनलिज्म फिगर को डेवलप्ड किया गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि लाइक द जर्मनी एंड इटली, वी इंडियन ऑल्सो डेवलप्ड आवर मदरलैंड एज अ फीमेल फिगर, कि हमने भी फीमेल फिगर के कॉन्सेप्ट के रूप में हमारी भारत माता का एक इमेज अपने माइंड में डेवलप्ड किया। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ तक। So as the Germany and Italy developed their motherland as a female figure, we Indian also developed our motherland in a female image. Who developed this image first? Bankim Chandra Chattopadhyay was the first man who developed Bharat Mata image with the slogan of Vande Mataram। ठीक है, later this was find out in the novel, किस novel में मिला था ये song? आनंद मठ। ठीक है, लेटर द इमेज विल चेंज, धीरे धीरे भारत माता की इमेज को अलग अलग आर्टिशियंस ने अपनी तरफ से डिजाइन किया। देखिए, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वाज डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोक। In the 19th century, Indian nationalists began to recording the folk tales sung by the birds and they to villages gathered flock songs and legends। ठीक है, अब क्या करते थे, सबसे पहले उन्होंने फीमेल फिगर डिजाइन किया, उसके बाद वो क्या करते थे, फोक टेल, कहानियां जो उनकी लोक कथाएं होती थी, वो लीजेंड्स यानी जिनके बारे में, जैसे भगत सिंह के बारे में, ये सब वो एक गांव में जाकर दूसरे गांव में वो उसको गाते थे, सुनाते थे, जैसे वंदे मातरम सॉन्ग है, तो ये स्लोगन हो गया था उस समय फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। These days they believed gave a true picture of traditional culture and they had to corrupted and damages by the outside forces। उनको ऐसा लगता था कि फोकटेल के थ्रू वो लोगों को समझाएंगे कि जो आउटसाइडर है, जैसे ब्रिटिशर्स आए, बीच में मुगल्स आए, उन्होंने हिंदुओं की जो या इंडियंस की जो इमेज खराब कर दी थी, वो इस इमेज को वापस क्रिएट कर सकते हैं। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's nation identity and restore that sense of pride in own past। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस तरह की फोकटेल्स बनाने से क्या होगा कि लोग जो भूल गए थे अपने कल्चर को और अपनी चीज पर, अपने धर्म में आई हुई बुराइयों पर सोचने लगे थे, उनको वापस से वो अपने ग्लोरियस पास्ट में लेकर जाए।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि रामायण एंड महाभारत दीज आर द एपिक्स ऑफ द हिंदूज। ठीक है, आपने कहीं रामायण में कहीं एग्जाम्पल देखा है बाल विवाह का, या रामायण में कहीं आपने वेल प्रथा देखी है, पर्दा प्रथा देखी है आपने कहीं पे? है ना, रामायण में कहीं देखा है कि सीता की बचपन में शादी हो गई थी, या उनकी द्रौपदी की बचपन में शादी हो गई थी? पहले महिलाओं को भी इक्वल राइट्स हुआ करते थे, कोई वेल सिस्टम नहीं था, राज्य कार्यों में महिलाएं उतनी ही भागीदारी दिया करती थी और एज मेल वो कंपैरिजन में मानी जाती थी, उन्हें शिक्षा का भी उतना ही अधिकार था। ये तो मिडिल टाइम में जब फॉरेन फोर्सेस जब बाहर से आक्रमण करता है तो हमारे कल्चर में कुछ कमियां होने लगी। तो ये चीज किससे बताई गई? फोक टेल्स के थ्रू आपको बताई गई। आज भी आप रामायण और महाभारत देखते हैं तो आप खुद महसूस करते होंगे जो समाज में आप देख रहे हैं आज, क्या वो उसमें है? क्या वो बुराइयां उसमें थी? कहीं आपने देखा कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था? कहीं आपने देखा कि उनको पुरुषों से कम माना जाता था या उन्हें कम वेटेज दी जाती थी? तो इसका मतलब ये सब कहाँ आया? जब जब फॉरेन वेडर्स वहां से आए, इन्वर्डर्स बाहर से आए, तब तक उन्होंने इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो इस समय जब नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हो रही थी तो जो गायक थे उन्होंने अपना रोल क्या प्ले किया कि लोगों को ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताया कि ये सब तो बाहरी फोर्सेस के कारण हुआ है, जो बुराइयां हमारे धर्म में आ गई हैं, जबकि हमारा धर्म क्या है? सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? लोगों में प्राउड फीलिंग, अपने पास्ट के प्रति प्राउड की फीलिंग को लाया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। ठीक है, ओके, चलो आज इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। यू टू मैम। थैंक यू।